अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी शुरू करते हैं हमाकत का मदावा। मेरे जुड़वाँ भाई शुएब और मोहब हूबहू एक जैसी सूरत के थे। वालिदा ने बड़ी दिक्कतों से इन्हें परवान चढ़ाया था। उन्होंने एक ही कॉलेज से बीकॉम किया था। दोनों जब 22 साल के हुए तो वालिद साहब ने इन्हें अपने कारोबार में शरीक कर लिया। बेटे किसको प्यारे नहीं होते। ये दोनों वालिदैन की जान थे, जिन्हें वो चाँद सूरज की जोड़ी कहा करते थे। हमें भी अपने भाई बेहद प्यारे थे। वो घर का उजाला और हमारी माँ की आँखों का नूर थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनमें से एक किसी दिन हमसे जुदा हो जाएगा। और अपने प्यारों की जुदाई ऐसा कर्ब है जो दिन-रात किसी पल, किसी करवट चैन नहीं लेने देता। किसे खबर थी कि एक दिन मेरे भाई सैर के लिए दरिया पर जाएंगे तो इनमें से एक वापस नहीं आएगा। हालांकि दोनों ही अच्छे तैराक थे, मगर जब अजल धर पे हो जाती है तो पानी की साकत लहरों में भी भंवर उभरने लगते हैं, जो बेआवाज होते हैं मगर गलती से अपनी तरफ आने वालों को खींचकर तह में उतार देते हैं। शुएब और मोहब अक्सर अपने दोस्तों के हमरा कभी नहर और कभी दरिया में नहाने जाया करते थे। इस रोज़ भी वो चंद दोस्तों के हमरा पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ खाने पकाने का इंतज़ाम किया गया था और एक बावर्ची भी हमरा ले गए थे। किनारे पर एक तरफ खाना तैयार हो रहा था और दूसरी जानब दोस्त गपशप में मसरूफ़ थे। चंद दोस्तों के जी में आई कि ज़रा दरिया के पानी में डुबकी लगाई जाए। दरिया का पाट इस जानिब ज़्यादा चौड़ा न था। तभी 3 दोस्तों ने एक साथ छलांग लगा दी। उन्होंने शर्त बांधी कि देखें कौन सबसे पहले दूसरे किनारे की तरफ निकलता है। मोहिब तीनों में सबसे अच्छा तैराक था। उम्मीद थी कि वही ये शर्त जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांसा इस रोज पलट गया। दोनों दोस्त दूसरे किनारे पर निकल आए, मगर मोहिब ने पानी से सर नहीं निकाला। इसने ऐसी डुबकी लगाई कि फिर उभरने का नाम न लिया। जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं निकला तो शोर मच गया। दोस्तों ने इसे तलाश करने की कोशिश की, मगर वो नहीं मिला। लाचार वो मोहिब की तलाश तर्क करके किनारे पर आ गए, जहां बाकी साथी मौजूद थे। खाना तैयार हो चुका था। खाने को भूलकर उन्होंने महकमा हार को फोन किया। कुछ देर बाद वहां से कुछ लोग गाड़ी में आ पहुंचे, जिनमें तरबियत याफ्ता गोताखोर थे। उन्होंने तलाशी बसियार के बाद बिलाखिर शाम तक मोहिब को तलाश कर लिया। इसने जब पानी में डुबकी लगाई थी तो इसका सर एक पत्थर से टकरा गया था और वो फौरी तौर पर बेहोश होकर तह में चला गया था। मोहिब भाई के डूब जाने की इत्तला घर पहुंची तो कहराम मच गया। हमारा सारा घर मातम कदे में तब्दील हो गया। ये दुख ऐसा था कि अब्बू को एक पल करार न था। अगर इन्हें थोड़ा सा चैन मिलता तो वो कब्रिस्तान चले जाते और देर तक बेटे की कब्र पर बैठकर तिलावत करते रहते। आंखों से आंसू रुकने का नाम ना लेते थे। सब लोग वहां जाकर इन्हें समझाते और बड़ी मुश्किलों से घर वापस लाने पर आमादा करते थे। वो रात बड़ी मुश्किल से काटते और सुबह फिर मोहिब की कब्र पर जाकर बैठ जाते थे। हस्बे मामूल एक रोज वो वहां तलावत कर रहे थे कि उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, जिसकी उम्र मोहिब भाई के बराबर होगी। वो 22 बरस का एक खुश शक्ल नौजवान था, जो एक ताज़ा कब्र के पास बैठा रो रहा था। वालिद ने इसे ज़ारो की तार रोते देखा तो अपना दुख भुलाकर इसके पास चले गए और पूछा, बेटे क्यों इस कदर निढाल हो रहे हो? आखिर ये किसकी लहत है जिस पर तुम काफी देर से सर रखे गरिया गुनाह हो? ये मेरे वालिद की कब्र है। गुज़श्ता जुमेरात वो डूंगा लेकर मछलियां पकड़ने गए थे। न जाने कैसे दरिया में गिर गए और फिर पानी के अंदर गायब हो गए। 2 दिन की तलाश के बाद इनकी लाश मिली। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं इनकी इकलौती औलाद हूँ। वालिदा इस वक्त वफात पा गई थी, जब मेरी उम्र अभी सिर्फ 5 बरस थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और इस डर से दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सौतेली माँ के हाथों दुख ना उठाऊं। अब मैं वालिद के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। जिंदगी से जी उकता गया है। जी चाहता है उम्र भर इसी तरह मैं वालिद साहब की कब्र पर बैठा रहूं और यहीं बैठे बैठे मेरी जान निकल जाए। नौजवान की आंखों से आंसुओं के आबशार गिरते देखकर वालिद अपना दुख भूल गए और उन्होंने इस बिलखते हुए लड़के को अपने सीने से लगा लिया, जो बाप के गम जुदाई से निडाल हो रहा था। वो इसे अपने साथ घर ले आए। कहते हैं कि जब दर्द मुश्तरक हो तो दिलों में एक अनदेखा रिश्ता मजबूत हो जाता है। वालिद ने इस नौजवान आजिर से दिल लगा लिया और इसे अपना बेटा बना लिया। इन्हें लगा जैसे इसमें मोहिब की रूह हलूल कर गई है। आजिर ने भी इनके प्यार में बाप की शफकत महसूस करके
ان کے پاس رہنا منظور کر لیا۔ اس نے بتایا کہ دریا کے قریبی بستی میں ان کا گھر ہے جس میں وہ باپ بیٹا رہا کرتے تھے۔ اب والد کے بغیر اس کے لیے وہاں رہنا محال تھا، اسی لیے جب سے باپ کی تدفین ہوئی تھی وہ رات دن بس ان کی قبر پر بسیرا کیے رہتا تھا۔ تمہیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں محب کی جگہ سمجھ لیا ہے، اب تم میرے پاس ہی رہو گے۔ والد نے کہا، میری ایک بہن ہے جو شادی شدہ ہے، وہ بھی والد کی وفات سے بہت دل گرفتہ ہے۔ اگر میں اس کی طرف چکر نہیں لگاؤں گا تو وہ پریشان رہے گی، لہٰذا روز تھوڑی دیر کے لیے اپنی بہن سے ملنے جایا کروں گا۔ آذر نے جواب دیا، ضرور جانا بیٹے، بہن سے ملنا تو بہت ضروری ہے، ورنہ وہ دل گرفتہ رہے گی۔ والد نے کہا، یوں آذر کا زیادہ وقت ابو کے ساتھ ہمارے گھر گزرتا تھا، تاہم وہ ہفتے میں 3 بار ضرور اپنی بہن کے گھر جاتا۔ اس نے اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ بھی وہاں رکھوائے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ غم مندمل ہونے لگا، مگر جب ٹھیس اٹھتی تو قرار چلا جاتا تھا۔ وہ ایسے میں ابو کو تسلیاں دیتا اور کہتا کہ میں آپ کا بیٹا محب ہوں، ظالم دریا نے میرے والد اور آپ کے لخت جگر کو ایک ساتھ برد کر دیا اور ہمیں اس المیہ کے تناظر میں ملا دیا۔ اس کی مصلحت وہی جانے، مگر خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے، ورنہ شاید اپنے ابا کی قبر پر اسی طرح گریہ زاری کرتے کرتے میری جان چلی جاتی۔ ہاں بیٹا، تم نے مجھے اور میں نے تمہیں سہارا دیا، تمہارا دل ٹوٹا ہے اور میری کمر محب کی جدائی نے توڑ کر رکھ دی ہے۔ ابو کہتے، امی کہتی، بیٹا تیرا احسان ہم عمر بھر نہیں بھول سکتے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، تمہارا آنے سے ہمارا جی بہل گیا ہے۔ اب آذر کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دوسرے تیسرے روز آ جاتا اور پھر 1-2 دن کے لیے چلا جاتا۔ شعیب بھائی کو محب کا صدمہ لے بیٹھا تھا، وہ کہیں آتے جاتے تھے اور نہ دوستوں سے ملتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آذر نے ان کا اس قدر خیال رکھا کہ محب کی کمی پوری کر دی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا افسردہ بھائی پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ یوں آذر اور شعیب بھائی کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ابو نے محسوس کیا کہ آذر کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک روز انہوں نے اسے کچھ رقم دینا چاہی تو اس نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ ابو، ابھی مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی مانگ لوں گا۔ میں آپ سے ایک بیٹے کی طرح پیار کرتا ہوں اور اپنے پیار کو فروخت نہیں کرتا۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی کہ جب صدقے دل سے ابو نے اسے بیٹا بنا لیا ہے تو پھر رقم لینے میں کیا حرج ہے؟ والدہ بولی، ہو سکتا ہے اس کا باپ کافی رقم چھوڑ گیا ہو اور اسے واقعی روپوں کی حاجت نہ ہو۔ شریف خاندان کا لگتا ہے، لالچی ہوتا تو ضرور بہانے بہانے سے کچھ نہ کچھ لیتا رہتا۔ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کا پیار مل جانے سے وہ گھل مل گیا ہے۔ ابو کو اب اپنے کاروبار کی فکر تھی، وہ کافی دنوں سے ادھر توجہ نہ دے سکے تھے۔ وہ کام پر جانے لگے، مگر شعیب اب بھی ذہنی طور پر ان کے ہمراہ جانے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ محب کے ہمراہ جاتا تھا۔ تبھی والد نے سوچا کہ آذر کو اس کی جگہ دی ہے تو کیوں نہ اسے کاروبار میں شامل کر لوں، تاکہ وہ شعیب کو آمادہ کر لے اور وہ کاروبار میں دلچسپی لینے لگے۔ بھائی کا غم اپنی جگہ، لیکن کام کیے بغیر تو انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آمدنی بند ہو جائے تو قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ آذر کو ابو نے اپنے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کی پیشکش کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ شامل نہ ہوا تو شعیب بھی کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا، پھر وہ بوڑھے آدمی اکیلے کس طرح بزنس سنبھال پائیں گے۔ پہلے زیادہ تر امور محب ہی سنبھال رہا تھا۔ آذر نے ابو کی مجبوری سمجھ کر حامی بھر لی اور اب وہ روز والد کے ہمراہ کام پر جانے لگا۔ اس نے شعیب کو بھی راضی کیا کہ وہ اپنے گودام کے مال کو سنبھالے جو لاکھوں کی ملکیت تھا اور نوکروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ ابو جو کام آذر کے ذمے لگاتے تھے وہ اسے پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتا تھا۔ وہ محنت اور دیانتداری سے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار سنبھل گیا اور دن دوگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اب وہ بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جانے لگے۔ شو روم کے سبھی معاملات اب آذر کے ذمے تھے اور زیادہ تر بزنس وہی سنبھال رہا تھا۔ ایک روز وہ کھانا کھانے آفس سے گھر آیا۔ اس وقت مجھے اپنی سہیلی آبدہ کے یہاں جانا تھا۔ امی نے کہا، بیٹا گاڑی شعیب لے گیا ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے تو نشاط کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ جانا۔ ٹھیک ہے امی جان، اس نے جواب دیا۔ میں نے راستے میں اس سے سوال کیا، آذر آپ نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، ابو کی ذات تھی، وہ نہیں رہے، بہن کے گھر کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، گھر کو تالا لگا دیا ہے، اب میری فیملی آپ ہی لوگ ہیں۔ اس کا جواب سن کر مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی کہ وہ ہم لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتا ہے۔ تب میں نے کہا، انشاءاللہ آذر، ہم آپ کے اعتبار کو کبھی نہیں توڑیں گے، آپ خود کو ہماری فیملی کا ممبر سمجھتے ہیں
तो उम्र भर हम भी आपको अपने खानदान का फर्द ही समझेंगे। आपदा का घर आ गया। गेट खोलने वो खुद आई और मुझे एक नौजवान की गाड़ी से उतरते देखकर जेर लब मुस्कुराई। घर में दाखिल होकर पहली बात इसके लबों से निकली, आखिर मिल गया ना तुझे भी तेरे ख्वाबों का शहजादा। क्या बकवास कर रही हो? जानती हो मोहब्ब भाई की वफात से अबू किस कदर रंजीदा रहते थे। उन्होंने आजिर को बेटा बना लिया है। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? पहले तो कभी मैंने इसे नहीं देखा। आबदा ने पूछा। भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर अब ये अब्बू का बेटा है और शुएब का भाई। तो फिर तुम्हारा भी भाई हुआ। आबदा ने छेड़ा। ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। अब ये टॉपिक बंद करो और मुझे कुछ खिला पिला दो, भूख से बुरा हाल है। आबदा खाने के लिए किचन में चली गई और मैं सोचने लगी कि दुनिया भी क्या शय है। जो बात हमारे जहन में नहीं होती वो दूसरे लोग सोच लेते हैं। पहली बार आबदा ने ही मेरे जहन में ये बात डाली कि आजिर को अंकल ने बेटा बनाया है, लेकिन दामाद भी तो बेटे ही होते हैं। शायद आगे चलकर दामाद बना लें। और मैंने खुद से कहा था, आबदा मुंह बंद रखो, इतनी दूर की कोड़ी लाने की जरूरत नहीं। इस दिन के बाद से मैं आजिर के बारे में कुछ और अंदाज से सोचने लगी, मगर किसी से कुछ न कहा। एक रोज अम्मी ने वालिद साहब से कहा, आजिर अच्छा लड़का है, इसका कोई नहीं है, वो हमें अपना समझता है, मेहनती है और दयानतदार भी, इसे कोई लालच भी नहीं है। हमारे घर बिन ब्याही लड़की मौजूद है जिसकी शादी करना है। क्या आपने इस बारे में सोचा है? वाले साहब मद्दा समझकर बोले, मैंने इस नजरिए से इसे गले नहीं लगाया था। क्या खबर इसका अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो ये बात मुनासिब नहीं लगती कि मैं बेटी का बाप होकर खुद इससे ऐसी बात करूं। कभी मुनासिब मौका मिले तो तुम जिक्र कर देना, देखें क्या जवाब देता है। अच्छा लड़का है, खुद मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। वो अपनी बहन से नहीं मिलवाता। कई बार मैंने कहा, मगर टाल गया। अगर इसकी बहन से मुलाकात हो जाती तो हम औरतों में रिश्ते नाते की बात करना आसान हो जाता। यूं मैंने जान लिया कि जो ख्याल मेरे माँ बाप के जहनों में है वही सोच मेरे दिल में भी है। काफी दिन गुजर गए। इस मौजू पर फिर किसी ने कोई बात नहीं की। मैं मुंतजिर थी कि जो सवाल हम सबको परेशान कर रहा है इसका जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब कैसे मिलता? कोई आजिर का दिल टटोलता तो ही जवाब मिल सकता था ना। इंतजार जब तक तकलीफ दा हो गया तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं खुद इससे बात करूंगी। एक रोज आजिर आया तो मैंने कहा कि आबदा बीमार है, इसके घर जाना है, ड्रॉप कर दोगे? वो बोला, क्यों नहीं, जब तक तुम तैयार हो मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी ने इसे खाना दिया, मैं जल्दी से तैयार हो गई। जब हम गाड़ी में आबदा के घर की तरफ चले तो रास्ते में मैंने इसे अपने दिल की बात से आगाह कर दिया। मुबादा फिर मौका कब मिले। मैंने कहा, तुम मेरे वालिदैन के बेटे बन गए हो, क्या ही अच्छा हो कि हमारी शादी हो जाए, तब तो हमारा और तुम्हारा बंधन अटूट हो जाएगा। मुमकिन है अम्मी अब्बू भी ऐसा सोचते हों। वो ऐसा नहीं सोचते, उन्होंने मुझे मोहब की जगह दी है। इस नाते तुम मेरी बहन हो, मैंने दिल से तुम्हें बहन समझा है और उम्र भर इस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखूंगा। तुम्हें अपनी बहन ही समझूंगा, आइंदा कोई ऐसी बात मुझसे मत करना। इसने संजीदगी से जवाब दिया। आपदा का घर आ गया और मैं गाड़ी से उतर गई, मगर हारे हुए जवारी की तरह पछताने लगी। ऐ काश मैं बराह रास्त इससे ये बात ना करती, किसी और के जरिए कहलवाती, तो ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। मगर अब क्या हो सकता था। मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। आपदा ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, क्यों बुझी बुझी हो? मैंने इसे बताया कि आजिर से शादी की बात की थी। इसने ये जवाब दिया है, तभी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। या अल्लाह, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? रूबरू इसने ऐसा ही जवाब देना था, मायूस ना हो, बल्कि इसे खत लिखकर ये बात करो कि हाँ या ना में साफ साफ जवाब दे। ये एक अहमकाना मशवरा था, मगर कहते हैं कि आदमी दिल के हाथों मजबूर होकर बहुत सी अहमकाना हरकतें कर जाता है। मुझसे भी गलती हो गई। जिस मसले को बुजुर्गों ने हल करना था, इसे मैंने अपने हाथ में ले लिया और आजिर को एक मोहब्बत भरा खत लिख दिया, जिसमें दरख्वास्त की कि अगर इसने मुझसे शादी ना की तो मैं उम्र भर के लिए तबाहाल हो जाऊंगी। ये खत मैंने इसके कोट की जेब में डाल दिया। इसने खत पढ़ा, यकीनन पढ़ा था। तभी इसके बाद वो अचानक गायब हो गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब्बू और शुएब सभी इसे ढूंढते रह गए। जो पता इसने दिया था वहां भी वालिद साहब गए, मगर वहां हमेशा ताला लगा मिलता। पास पड़ोस वालों को भी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ चला गया है। वालदा भी बहुत परेशान थी और अब्बू भी बहुत उदास थे कि एक हीरे जैसा लड़का मिला था, न जाने कौन इसे उचक ले गया।
ایک بیٹا پہلے گنوا چکے تھے، اس کا غم ابھی تازہ تھا کہ ایک اور غم لگ گیا۔ عازر بھی بیٹے سے کم نہیں تھا، وہ اس امید پر قبرستان جاتے کہ شاید وہاں وہ اپنے والد کی قبر پر آتا ہو، مگر اس کا پھر بھی نام و نشان نہیں مل سکا۔ جیسے وہ اچانک ملا تھا ویسے ہی اچانک غائب ہو گیا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس تھا اور اس بات کا دکھ ابھی تک ہے کہ میرے والدین کو اس کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا اور شعیب بھی اکیلا ہو گیا۔ اے کاش میں آفتہ کا مشورہ نہ مانتی تو آج عازر ہمارے ساتھ ہوتا۔ سچ ہے، حماقت انسان کو ایسے دکھ دیتی ہے جن کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں تاکہ میں ایسی اچھی اچھی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لا سکوں۔ شکریہ۔